हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी आरबीएससी क्लास 10 लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 के चैप्टर नंबर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग इंग्लिश में अपन कहें तो। पार्ट 1 में अपन ने इस पार्ट को स्टार्ट कर दिया था। पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं इसके विषय में चर्चा कर ली थी और दो टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए थे। पहला टॉपिक कर लिया था परिचय और दूसरा कर लिया था बेल्जियम और श्रीलंका। पार्ट 1 की कहानी को एक बार स्पष्ट कर देता हूं और पार्ट 1 की कहानी को ही अपन पार्ट 2 में आगे बढ़ाने वाले हैं। क्या है भाई पार्ट 1 की कहानी? पार्ट 1 में अपन ने समझा कि जो सत्ता है उसका निपटारा दो देश कैसे कर पाएंगे। दो देशों की कथा सुनी थी अपन ने। पहली कथा थी बेल्जियम देश की और दूसरी कथा थी श्रीलंका देश की। बेल्जियम देश में क्या था? बेल्जियम एक यूरोप का एक छोटा सा देश था, है ना। यूरोप का एक छोटा सा देश था जिसकी 100% आबादी में से 59% जो आबादी थी वो डच भाषी वाली थी, है ना। ऐसे लोग जो डच भाषा बोलते थे 59% और 40% वो लोग थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। यह 99% आबादी हो गई। 1% आबादी अब किसकी बची? 1% आबादी बची और 1% आबादी जर्मन भाषी थे, यानी वह लोग जो जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे। यानी बेल्जियम ऐसा देश था जिसमें जातीय जटिलता बहुत ज्यादा पाई जाती थी, यानी अलग अलग जातियां पाई जाती थी। जैसे कि पहला डच भाषी जो कि फ्लेमिश एरिया में रहते थे, है ना, और फ्रेंच भाषी जो कि कहाँ रहते थे भैया? बताएंगे? आप बताएंगे, कल मैंने बताया था, कमेंट करके बताएंगे। फिर अपन ने देखा जर्मन भाषी, ठीक है, ये 1% लोग थे। तो यहाँ पर जाति जाति में पाए जाते थे। ठीक है, अगर नहीं पता है कमेंट बॉक्स में, तो वेलोनिया जो देश था, वेलोनिया जो क्षेत्र था, वहां पर कौन रहते थे? फ्रेंच भाषी लोग रहते थे। 40% उनकी ये थी। अब बेल्जियम देश में क्या स्थिति बन सकती थी कि जो डच भाषी लोग हैं वो बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक यानी बहुत सारी संख्या थी उनकी, तो वो फ्रेंच वालों पर क्या कर सकते थे? कब्जा कर सकते। ये स्थिति बन रखी थी। ये अपन ने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर दूसरा श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका क्या था? एक द्वीपीय देश था। द्वीपीय देश यानी जो द्वीप होते हैं ना, टापू वापू, इस प्रकार के क्षेत्र जो होते हैं, उस प्रकार के क्षेत्र, ऐसे इस प्रकार जो स्थान था वो देश क्या कहलाया? श्रीलंका कहलाया। ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिण में 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ये श्रीलंका देश स्थापित था, हमने देखा था। अब श्रीलंका जो देश था इसमें भी ये जाति जटिलता पाई जाती है। जाति जटिलता पाई जाती है, इसका मतलब कि इसमें भी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। जैसे अपन ने नाम पढ़ा था, दो प्रमुख जातियां हैं इसमें, एक सिंहलिया है और दूसरी है तमिल। ठीक है, तो सिंहलिया जो है वो श्रीलंका की 100% आबादी का 74% भाग रखती है। ध्यान से समझना, जो सिंहली भाषा बोलते हैं, पहले तो ध्यान से समझो, सिंहली भाषा, भाषा कौन सी है? सिंहली, है ना। तो सिंहली भाषी जो लोग हैं वो कितने हैं? 74%। और तमिल भाषी जो लोग हैं, जो तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, वो कितने हैं भाई? 18% लोग हैं। तो इस प्रकार की श्रीलंका की आबादी बटी हुई है। तो इस केस में भी, यानी श्रीलंका के जो बारे में है, श्रीलंका की जो कहानी है, उसमें भी यही बात लागू होती है कि जो सिंहली वाले लोग हैं, सिंहली भाषी जो लोग हैं, कहीं वो तमिल वालों पर कब्जा ना कर लें। ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति बनी हुई है, ऐसा लग रहा है अपन को। अब अपन जानते हैं कि इस स्थिति में बेल्जियम और श्रीलंका के क्या क्या निपटारे होते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में अपन क्या जानने वाले हैं? श्रीलंका में बहुसंख्यवाद और बेल्जियम की समझदारी। अगर विषय वस्तु की बात करें तो आज अपन तीसरा और चौथा जो विषय वस्तु है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से समझना, दिमाग में ये लेकर चलना कि जो बेल्जियम है वो इस स्थिति में क्या करेगा। क्या ऐसा होगा कि डच भाषी जो लोग हैं वो पूर्ण नियंत्रण कर लेंगे? किसके ऊपर? फ्रेंच और जर्मनी पर पूर्ण नियंत्रण करके और पूरी की पूरी क्या कर देंगे? डच भाषी को लागू कर देंगे, डच भाषा को लागू कर देंगे कि भाई आपको डच भाषा ही बोलनी है, ये एकमात्र आपकी भाषा है। या फिर कुछ और करेंगे? श्रीलंका क्या सिंहली जो भाषा है वो सब पर लागू कर देगी या फिर क्या करेंगे?
इसका निर्णय आज अपन करेंगे। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं कि कौन क्या करता है। तो उससे आगे के बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, इस चैनल को शेयर करना, ताकि अपन आगे से आगे बढ़ सके। पहली बात। अब बढ़ते हैं आगे। जो टॉपिक है, सबसे पहले अपन जानते हैं कि श्रीलंका क्या करेगा इस स्थिति में। श्रीलंका क्या करेगा, है ना, सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। अब श्रीलंका ने किसका सहारा लिया इस स्थिति को दूर करने के लिए? किसका सहारा लिया? बहुसंख्यवाद का सहारा लिया। किस स्थिति को पूर्ण करने के लिए? अधिकांश जो सिंहली थे और जो अल्पसंख्यक कौन थे? तमिल थे। उस स्थिति में उन्होंने क्या निर्णय लिया? श्रीलंका वालों ने बहुसंख्यवाद का निर्णय लिया। सर, ये बहुसंख्यवाद क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बहुसंख्यवाद जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, बहुसंख्यवाद क्या है? ये बहुसंख्यवाद ध्यान से समझना। बहुसंख्यवाद के लिए ये मान्यता है कि अगर कोई समुदाय, कम्युनिटी, समुदाय मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी उसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक, यानी उस देश में जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उस कम्युनिटी की जरूरत, उस कम्युनिटी यानी उस समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अवहेलना कर सकता है यानी उसको टाल सकता है। मतलब श्रीलंका ने इस प्रकार की नीति को अपनाया। श्रीलंका ने बहुसंख्यवाद की नीति को अपनाया। मतलब क्या करा श्रीलंका वालों ने ये करा, प्रायोरिटी किसको दी? बहुसंख्यवाद को प्रायोरिटी दी, यानी बहुत सारी जनसंख्या को प्रायोरिटी दी। मतलब इस केस में समझे अपन तो बहुसंख्यवाद क्या है कि श्रीलंका है अपने पास, श्रीलंका में बहुसंख्य जो लोग हैं, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो किस में है? सिंहली भाषा बोलते हैं। बहुत सारे लोग सिंहली भाषा बोलते हैं, यानी 74% सिंहली भाषा बोलते हैं और 18% लोग क्या बोलते हैं भाई? तमिल भाषा बोलते हैं। तो इस श्रीलंका में क्या हुआ? जहां तक मुझे बहुसंख्यवाद की परिभाषा समझ में आ रही है, वो तो यही कहती है कि सिंहली जो लोग हैं, सिंहली भाषा जो लोग बोलते हैं, उनका जो आधिपत्य है, उनका जो अधिकार है वो ज्यादा है और वो किस पर मनचाहे ढंग से शासन कर रहे हैं? अल्पसंख्यक लोगों पर। लिखा है कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? सिंहली भाषा बोलने वाला, है ना। सिंहली जो लोग हैं उनका जो बहुसंख्यक समुदाय है, उनकी कम्युनिटी अलग है। ठीक है, वह अपने मनचाहे ढंग से देश यानी श्रीलंका का शासन कर सकता है। और इसके लिए अल्पसंख्यक कौन है? तमिल लोग जो है वो अल्पसंख्यक है, यानी तमिल कम्युनिटी है की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। यानी जो तमिल कम्युनिटी है उसकी इच्छाओं और जो जरूरत है उसको नजरअंदाज कर सकती है। कौन? जो ज्यादा संख्या है जिसकी। तो ये बात अपन ने कहा समझी? श्रीलंका में बहुसंख्यवाद के उदाहरण से समझी। और थोड़ा डीप जाते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं इस बात को। देखिए, लिख रखा है, इसको आप थोड़ा सा कैंसिल करना, ये चीज गलत है, ये मत उतारना। ठीक है, आगे बढ़िए। यह लिख रखा है श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझना। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी 1947 में तो आजादी मिली और 1948 में जो श्रीलंका था स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यानी स्वतंत्र राष्ट्र बनने का अर्थ क्या है? कि इसकी एक अलग सरकार होगी। ठीक है, भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, ध्यान देना। ये स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र मतलब उसकी एक अलग सरकार होगी और उसकी एक अलग संविधान होगा, उसका एक अलग नियम होगा। ये है स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब। ठीक है, तो श्रीलंका 1948 में क्या हो गया? स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, आगे लिखा है, सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सिंहली समुदाय के नेताओं ने,
सिंहली समुदाय के नेताओं ने, ध्यान से समझना, 74% आबादी किसकी थी भाई? सिंहली वालों की थी, है ना। सिंहली जो कम्युनिटी थी वो 74% एग्जिस्ट करती थी श्रीलंका में। तो वहां के जो नेता थे, सिंहली भाषा के जो नेता थे, जो लोग सिंहली भाषा बोलते थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने क्या कहा? अपनी बहुसंख्या के बल पर, यानी वो बहुत सारे थे, इस संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। प्रभुत्व यानी कब्जा करना चाहा, ठीक है, अधिकार करना चाहा, प्रभुत्व यानी, समझ में आ रहा है? इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। ध्यान से समझना, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर परिस्थिति, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर बहुसंख्यक। तो अभी समझते हैं, पहले उससे लाइन समझो। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, इनका निर्वाचन तो किससे हुआ? लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन हुआ। अब भाई लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही क्या चुनती है? सरकार को चुनती है, ठीक है। जनता ही क्या चुनती है? सरकार को चुनती है, यानी अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। अब सोचो, श्रीलंका में 74% आबादी तो किसकी है भाई? श्रीलंका में 74% आबादी तो किसकी है? सिंहली वालों की है। तो दिमाग लगाने की आवश्यकता है, और इसमें तो दिमाग लगना भी नहीं चाहिए कि यार 74% आबादी सिंहली वालों की है, तो जीतेगा भी कौन? सिंहली वाले ही जीतेंगे। तो यही हुआ, श्रीलंका में कौन जीता? लोकतांत्रिक रूप से किसका निर्वाचन हुआ? सिंहली सरकार का निर्वाचन हुआ, ठीक है। और सिंहली जो कम्युनिटी थी उसके नेता क्या करने लगे? श्रीलंका पर राज करने लगे, अधिकार करने लगे, ठीक है। करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति, अब बहुसंख्यक यानी बहुत सारे लोग, परिस्थिति यानी क्या होता है? आराधना करना, जिसे अपन कहते हैं भाई एडोरेशन भी कहते हैं। इंग्लिश में अपन परिस्थिति को क्या कहते हैं? एडोरेशन कहते हैं। इसको क्या होता है? बहुसंख्यक परिस्थिति, यानी ऐसे लोग जो बहुसंख्यकवाद को, यानी बहुत सारे लोगों की आराधना करते हैं, यानी बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हैं। सीधे सीधे तौर पर परिस्थिति मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। क्या है भाई? बढ़ावा देना। अगर इसको इंग्लिश में जानना चाहो तो एडोरेशन होता है भाई। स्पेलिंग आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो एडोरेशन है भाई ADORATION, ठीक है, एडोरेशन। एडोरेशन मतलब क्या होता है? परिस्थिति, और इसका मतलब होता है वर्शिप या आराधना करना, यानी बढ़ावा देना, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देना। यानी क्या हुआ? यहाँ वापिस से लाइन पढ़ेंगे, इसको एक बार मिटाते हैं। लिख रखा है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए, यानी सिंहली लोगों की कम्युनिटी को श्रीलंका में प्रभुता यानी अधिकार जताने के लिए, कायम करने के लिए, यानी उसका आधिपत्य जमाने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। यानी अब सिंहली गांव चुन चुकी थी, और उसने पूर्ण रूप से, ध्यान से समझना, अभी तक श्रीलंका में सिंहली जो लोग हैं, सिंहली जो कम्युनिटी है, उनकी सरकार बन चुकी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब सिंहली जो कम्युनिटी है वो क्या करना चाह रही है? श्रीलंका पे पूर्ण तौर पर, यानी पूरे तौर पर क्या करना चाह रही है? कब्जा करना चाह रही है, अपनी सत्ता कायम करना चाह रही है। लिखा है ना, प्रभुता कायम करना, प्रभुता कायम करना चाहती है, यानी अपनी पावर पूरे श्रीलंका पर जमाना चाहती है, कायम करना चाहती है। तो इसके लिए उसने क्या करा? अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति का सहारा लिया, है ना। अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति का क्या लिया? सहायता लिया। और क्या क्या करा उसने, वो देखिए। लिखा है 1956 ईस्वी में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्या करा भाई? कितने चालाक हो गए, देख लो आप, समझ लो। यहाँ पर सिंहली गांव की जैसे ही सरकार बनी, उसने क्या करा? अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति, यानी अपनी ज्यादा संख्या होने का फायदा उठाया, और फायदा उठाते उसने सबसे पहले क्या करा?
1957 में एक कानून बनाया। कानून क्या था? कानून ये था कि तमिल जो लोग थे उनको एक बार साइड कर दिया, दरकिनार यानी क्या कर दिया, साइड में कर कर सिंहली को, जो सिंहली भाषा थी उसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि जिस प्रकार से अपनी भारत में हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, उसी प्रकार से श्रीलंका में एकमात्र राजभाषा किसको घोषित कर दिया? किसको घोषित कर दिया? सिंहली भाषा को घोषित कर दिया। यानी जो भी सरकारी काम होगा वो किस भाषा में होगा? सिंहली भाषा में होगा। स्कूल की पढ़ाई होगी तो वहां पर जो मेन भाषा सिखाई जाएगी बच्चों को, वो क्या सिखाई जाएगी? सिंहली भाषा सिखाई जाएगी। और हर एक वो दफ्तर, सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर, हर एक दफ्तर में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? अधिकांशतः सिंहली भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने कानून ला दिया। किसने? सिंहली कम्युनिटी वालों ने। सिंहली कम्युनिटी वालों ने इस प्रकार का कानून ला दिया। पहला बदलाव उन्होंने सत्ता में आने के बाद किया, ठीक है, अधिकार में आने के बाद किया, सरकार में आने के बाद किया, ठीक है, पहला। दूसरा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। यानी जो लोग सिंहली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग सिंहली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको क्या देने लगा? बेनिफिट देने लगे, उनको प्राथमिकता देने लगे। यहाँ एक वर्ड आ रहा है प्राथमिकता, यानी प्रायोरिटी देने लगे, है ना। जो मतलब आप समझ रहे हो, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को, यानी सिंहली कम्युनिटी वाले जो लोग थे उनको प्राथमिकता देने की नीति भी चली कि इनको आगे बढ़ाया जाए। किनको? सिंहली वाले जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो लोग, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, विश्वविद्यालयों में जाए। जिस प्रकार से आज अपन भारत में देखते हैं, भारत में अपन क्या देखते हैं, 4 श्रेणियों में यह बटी हुई है, जैसे जनरल, शेड्यूल कास्ट, SC, ST, OBC, इस प्रकार के कैटेगरी में बटे हुए हैं। तो अपन देखते हैं जनरल वालों को थोड़ा कम, SC वालों को थोड़ा ज्यादा, OBC वालों को और ज्यादा, और शेड्यूल ट्राइब यानी ST वालों को और भी ज्यादा प्रकार की छूट दी जाती है अलग अलग जगहों पर। इस प्रकार से अपन एक गवर्नमेंट नौकरी की बात करते हैं। एक गवर्नमेंट नौकरी है, SSC द्वारा एक नौकरी दी गई है आपको, है ना। तो उस नौकरी का एग्जाम देना है आपको। तो एग्जाम देने के लिए क्या होता है? आयु निर्धारण की जाती है कि भैया 18 वर्ष वाले लोग इसको दे सकते हैं, है ना। और 18 से 25 वर्ष वाले लोग, जनरल वालों के लिए 18 से 25, और जो हम देखते हैं SC, ST, OBC वालों के लिए 5 वर्ष का छूट दी जाती है कि 30 वर्ष वाला, 29 वर्ष वाला भी बंदा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी उस सरकारी नौकरी वाले को फाइट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से परसेंटेज में भी छूट दी जाती है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से भारत में आज होता है, फिर भी भारत में तो व्यवस्थित है, लेकिन वहां पर श्रीलंका में तो अव्यवस्थित तरीके से। दूसरा परिणाम क्या हुआ कि विश्वविद्यालयों और जो सरकारी नौकरियां थी उसमें सिंहली भाषी जो लोग थे, यानी सिंहली कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते थे, उनको छूट दिया। उनके लिए एक नीति बनाई गई कि उनको इनमें बेनिफिट मिलेगा, उनको छूट मिलेगी, ठीक है भाई। पहला बदलाव क्या करा? राजभाषा घोषित करा सिंहली को। दूसरा बदलाव, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में क्या करा गया? छूट दी गई सिंहलियों को। तीसरा बदलाव देखते हैं, नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सर ये बौद्ध कहाँ से आ गया? बौद्ध धर्म बीच में कहाँ से आ गया? अब जिस बच्चे ने पार्ट 1 देखा होगा उसको तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पार्ट 1 की कहानी में मैंने आपको बताया था कि जो तब श्रीलंका में 2 कम्युनिटी पाई जाती है, पहले सिंहली कम्युनिटी और दूसरी तमिल कम्युनिटी। तो सिंहली कम्युनिटी जो थी वो अधिकांश बौद्ध धर्म का पालन करती थी, और जो तमिल कम्युनिटी थी उसमें 4 प्रकार के धर्म पाए जाते थे, या मेरे हिसाब से 3 प्रकार के धर्म पाए जाते थे, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ये 3 प्रकार के धर्म पाए जाते थे, जिसमें से ईसाई लोग जो थे वो 7% थे, है ना। ईसाई जो लोग थे वो 7% थे, और हिंदू और मुस्लिम लोग 13% लोग थे, ठीक है। तो ये बात थी। तो आप समझ रहे हो कि बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का जो पालन करते थे वो अधिकांश लोग कौन से थे? सिंहली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे।
तो क्या हुआ, एक और संविधान में संशोधन किया गया, एक और नया कानून डाला गया। क्या डाला गया? तीसरा कानून है ये कि नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी जो बौद्ध मत के लोग थे, यानी बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड करते थे, उनको संरक्षण भी देगी और बढ़ावा भी देगी, यानी नौकरियों में छूट देगी, और जो सरकार में जो सांसद होते हैं, सीट होती है, उनमें भी उनको मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी सीट होगी। ठीक है भाई, 3 बदलाव कर दिए। पहला बदलाव क्या करा कि राजभाषा घोषित कर दी गई सिंहली को। दूसरा क्या करा कि सिंहली जो लोग थे, सिंहली कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग थे, उन सबको क्या करा, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालय जो थे उनमें छूट दी गई। और तीसरा क्या कर दिया गया, बौद्ध जो मत था उसको संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। ठीक है भाई, अब इतना कुछ हो रहा था श्रीलंका में, तो तमिल कम्युनिटी भी तो देख रही है भाई ये सब, है ना। एक प्रकार से क्या हो रहा है, तमिल कम्युनिटी के साथ तो ये भेदभाव हो रहा है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है भाई। आगे लिख रखा है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने, एक एक करके आए, पहले कौन सा, राजभाषा वाला आया, दूसरा सरकारी नौकरियों वाला आया, फिर तीसरा बौद्ध वाला आया। तो एक एक करके जब ये आए, तो इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की, जो श्रीलंकाई तमिल थे, उनकी नाराजगी और शासन को लेकर, यानी सरकार को लेकर, उनमें बेगानापन बढ़ा दिया। बेगानापन मतलब क्या होता है? बेगानापन मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बेगानापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अकेलापन, रूखापन, यानी सरकार के प्रति रूखापन बता दिया कि भाई हमारे को ऐसा लग नहीं रहा है कि हमारी जो सरकार है वो हमारा साथ दे रही है ना, मतलब रूखा सापन हो गया, इनसिग्निफिकेंटेंस वाली स्थिति बन गई थी, बेगानापन बढ़ गया था। उन्हें लगा, किन्हें लगा? तमिल कम्युनिटी वालों को लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। तीसरा जो कानून बनाया गया था वो था बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म वाले मत, बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड कम्युनिटी है, जो लोग हैं, यानी वही सिंहली जो कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको सत्ता में आने का, यानी सरकार में आने का क्या मौका मिलेगा। अब जो धर्म वाले लोग हैं वो किसको काटेंगे? धर्म को काटेंगे, है ना। जो धर्म वाले लोग हैं वो धर्म को काटेंगे। किसके धर्म को काटेंगे? तमिल धर्म को काटेंगे। ठीक है, तो अब वो जो बौद्ध धर्म वाले जो लोग थे वो किस कम्युनिटी में आ गए? जैसे पुजारी लोग नहीं होते, जिस प्रकार से अपने उत्तर प्रदेश के वो कौन है, जो अपने प्रधानमंत्री, क्या चीफ मिनिस्टर है, योगी जो है वो क्या है, धर्म की तो बातें करते हैं, ज्यादातर धर्म की बातें करते हैं। तो इसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी कुछ पार्टी वाले लोग ऐसे जुड़ गए थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो तमिल वाले जो धर्म थे उनके प्रति असंवेदनशील थे, यानी उनको कम कर रहे थे, बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था भाई, इससे क्या हो रहा था, जो तमिल वाले जो लोग थे, तमिल कम्युनिटी वाले जो लोग थे, उनके धर्म की हानि हो रही थी, उनके धर्म की क्या हो रही थी, वही हानि हो रही थी। तो इससे उनको नाराजगी हुई, उनको लगा कि इस प्रकार से तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा भाई, है ये सरकार तो क्या कर रही है, समझ रहे हो आप। पहला चीज क्या, राजभाषा घोषित कर दी। दूसरा क्या करा, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को क्या कर दिया गया, छुटकारा दे दिया गया। तीसरा क्या हुआ भाई, बौद्ध धर्म वाले को पार्टी में ला दिया गया, राजनीतिक पार्टियों में मिला लिया गया। और है ना, धीरे धीरे कर जो धर्म वाले, जो तमिल कम्युनिटी की जो धर्म था उसको हानि पहुंचाते गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, सिंहलियों के साथ, वो तमिल कम्युनिटी वालों के साथ क्या हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, और इसको वो भलीभांति रूप से जानते थे। लिख भी रखा है, नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा, यानी तमिल कम्युनिटी वालों की भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील थे। अच्छा भाई, असंवेदनशील शब्द का क्या अर्थ होता है? असंवेदनशील मतलब इनसेंसिटिव,
क्या होता है भाई? इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव मतलब क्या होता है? ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, है ना, इस प्रकार से इग्नोर करना, इनसेंसिटिव यानी। क्लियर? चलिए आगे वाली लाइन कहती है, उन्हें लगा, किन्हें लगा? तमिल कम्युनिटी वालों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। जो तमिल कम्युनिटी वालों को लगा कि भाई संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है ना, बहुत से राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। तो नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। नौकरियों और अन्य फायदों में, है ना यार, साफ ही दिख रहा था सिंहलिया जो कम्युनिटी के लोग थे उनको ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा था, प्राथमिकता दी जा रही थी बजाय तमिल कम्युनिटी वालों को। तो उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे को नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे को अनदेखा किया जा रहा है। तो इसके परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम लिख रखा है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ इन सब बातों का? कि सिंहलिया जो कम्युनिटी थी और कौन सी कम्युनिटी भाई? तमिल कम्युनिटी, इन दोनों में क्या होने लगा? तनाव, संबंध जो थे, इनका रिलेशन जो था वो बिगड़ता चला गया, यानी बिगड़ने लगा। और बिगड़ा तो क्या हुआ? तो वो देख लीजिए यार, लिख रखा है श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब क्या करा? श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाना स्टार्ट कर दी भाई, है ना। और तमिल को राजभाषा बनाना है, और तमिल को राजभाषा बनाने यानी जो जो काम सिंहली वालों ने किया था, सिंहली कम्युनिटी वाले नेताओं ने किया था, उन्होंने कामों को रोकने का काम स्टार्ट कर दिया। किसने? श्रीलंकाई तमिलों ने, है ना। तो लिख रखा है श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। बहुत बढ़िया। अब श्रीलंकाई लोग क्या होने लगा? श्रीलंकाई जो तमिल लोग थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार से क्या दोहाई लगाना स्टार्ट करे कि अब राजभाषा किसको घोषित की जाए? तमिल, है ना। यह लिख रखा है तमिल को राजभाषा घोषित की जाए। क्षेत्रीय स्वायत्तता कौन बताएगा भाई? स्वायत्तता का अर्थ कौन बताएगा? स्वायत्तता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑटोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय स्वायत्तता। पहले स्वायत्तता को समझ लो, फिर क्षेत्रीय को समझते हैं। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? जिसमें व्यक्ति स्वयं पर फैसला कर सके, है ना। अब यहाँ पर क्षेत्रीय स्वायत्तता है, तो यानी जो श्रीलंकाई लोग थे, श्रीलंकाई जो लोग थे उनका जो क्षेत्र था, श्रीलंकाई तमिल जो लोग थे उनका जो क्षेत्र था, उसमें वो अधिकार, उसमें वो खुद ही क्या नहीं कर पा रहे थे? वो खुद ही फैसला नहीं ले पा रहे थे। स्वयं की कम्युनिटी के लोग स्वयं के लिए ही फैसला नहीं ले पा रहे थे। मोटे मोटे तौर पर समझो, सही तरीके से समझो क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं हूं तो मैं अपने ही चीजों पर, मुझे यदि घर बनाना है तो मैं अपने ही फैसला नहीं ले पा रहा हूं। मैं किससे पूछने जा रहा हूं? सरकार से पूछने जा रहा हूं। यानी ऐसी प्रभाव हो गया था। तो इसका माना, तो जो तमिल कम्युनिटी थी उन्होंने इसका विरोध करा और उन्होंने बोला कि हमारी क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने का उन्होंने दोहाई लगाई। उन्होंने बोला, किसको बोला? सिंहली कम्युनिटी वाले जो शासन में, जो सत्ता में थे, जो पावर में थे, उनको बोला। तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग लेकर संघर्ष किया उन्होंने कि हमारे को भी शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले जिस प्रकार से सिंहली कम्युनिटी वालों को मिलते हैं। ठीक है भाई, मिलना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके यानी जहां जहां तमिल लोग, जहां जहां तमिल कम्युनिटी रहती थी, वहां की स्वायत्तता यानी वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। जो तमिल कम्युनिटी थी, ध्यान से समझना इस बारीकी को, जहां पर तमिल लोग रहते थे वो खुद के फैसले खुद नहीं लेते थे। उनके फैसले कौन लेते थे भाई? सरकार लेती थी। लेकिन जो
सिंहली कम्युनिटी वाले लोग थे, जहां सिंहली लोग रहते थे वहां पर स्वायत्तता पूर्ण रूप से थी, यानी कि जो सिंहली लोग थे वो अपना फैसला खुद लेते थे। यदि घर बनवाना है तो वो खुद लेंगे, मंदिर बनवाना है तो वो खुद करवाएंगे, यदि कोई प्रोग्राम करवाना है तो वो खुद करा सकते हैं कम्युनिटी कर कर कि भाई हम कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी फैसले थे वो खुद ले सकते थे। लेकिन यही फैसले यदि तमिल कम्युनिटी वालों को लेने थे तो वो इसकी परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? सरकार से लेनी पड़ती थी। क्यों भाई इतना भेदभाव? क्यों ले रहे हो इतना भेदभाव? इसी इसी कारण जो तमिल कम्युनिटी वाले थे उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने आवाज उठाई, मांग करी कि हमारे को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। स्वायत्तता का मतलब मोटे मोटे तौर पर आप समझ चुके होंगे। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं के फैसले खुद लेना, जिसे अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑटोनॉमी, AUTONOMY, क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी। ठीक है, चलिए। इलाके की स्वायत्तता उनकी मांगों को लगातार नकारा गया, यानी उनको माना ही नहीं गया। अभी जितने भी जैसे राजभाषा बनाने की घोषणा करी तमिल कम्युनिटी वालों ने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने की बोला, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग करने के लिए बोला, तो इन सभी को नकारा गया सरकार द्वारा। नकारा गया, ठीक है, ये सही में हुआ है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सही में हुआ है। श्रीलंका की सही में ऐसी परिस्थिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। अब क्या हुआ? 1948 में तो श्रीलंका आजाद हुआ। 1956 में क्या हुआ? सरकार बनी, सिंहलियों की सरकार बनी, और उन्होंने क्या करा? संविधान बनाना स्टार्ट करा, है ना? संविधान बनाना स्टार्ट करा। और 1980 के दशक तक ये परिस्थिति आ गई कि जो श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल, इलम श्रीलंका की भाषा है, इलम, इसको अपनी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सरकार। तो स्वतंत्र तमिल सरकार बनाने की मांग करी गई। किससे? अनेक राजनीतिक संगठनों द्वारा। अनेक राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल ग्रुप जो थे उनके द्वारा क्या मांग की गई कि एक स्वतंत्र तमिल संगठन भी होना चाहिए, एक स्वतंत्र तमिल सरकार भी बननी चाहिए, जिस प्रकार से सिंहली सरकार है उस प्रकार से हमारी भी एक सरकार होनी चाहिए। तो ऐसी मांग की गई सरकार से। तो इस मांग की पूर्ति हुई या इसको नकारा गया? इसको देखते हैं अगले वाले इसमें। तो लिखा है श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। मतलब इस बात को भी नकारा गया, इस बात को भी नकारा गया कि भाई नहीं बनेगी, स्वतंत्र तमिल सरकार का निर्माण नहीं होगा। साफ साफ मना कर दिया। सत्ता में जो सरकार थी उसके द्वारा, और सत्ता में कौन सी सरकार थी? सिंहली कम्युनिटी वाली सरकार थी, जिनकी आबादी ज्यादा थी। ठीक है ना, क्योंकि श्रीलंका किसका पालन कर रही है? बहुसंख्यवाद का पालन कर रही है। ठीक है, और बहुसंख्यवाद मैंने आपको समझा दिया स्टार्टिंग में क्या होता है। तो श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, है ना। दो समुदाय थे भाई, एक समुदाय था, एक कम्युनिटी थी सिंहली वालों की। अरे भैया, कम्युनिटी मतलब क्या होता है? समुदाय होता है। मैं बस इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। समुदाय मतलब क्या होता है? कम्युनिटी। समुदाय बराबर कम्युनिटी, ठीक है। तो मैं समुदाय ना यूज करके कम्युनिटी यूज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत कोई नहीं। चलिए अब बात सुनिए। तो दो कम्युनिटी के बीच क्या होने लगा? बड़ा टकराव पैदा होने लगा। पहली कम्युनिटी सिंहली कम्युनिटी, और दूसरी कम्युनिटी क्या? तमिल कम्युनिटी। ठीक है, चलिए टकराव बढ़ने लगा, और टकराव बढ़ने लगा तो इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यह रहा कि गृह युद्ध में परिणत हुआ। यह टकराव किसमें परिणत हो गया? गृह युद्ध में। अब भैया गृह युद्ध क्या होता है? हमारे लिए तो एक नई परिस्थिति है, ये एक नया शब्द है। तो गृह युद्ध का मतलब क्या होता है? किसी मुल्क में यानी किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे, कि वो युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। यानी कि श्रीलंका देश में सरकार, जो सत्ता में सरकार थी वो कौन थी? सिंहली कम्युनिटी वाली थी, और विरोध किसके द्वारा हो रहा था? तमिल कम्युनिटी वालों द्वारा हो रहा था। तो तमिल कम्युनिटी वालों का जो हिंसा का जो लेवल था, यानी
विरोध का जो लेवल था वो इतना बढ़ जाता है कि वो युद्ध की तरह लगने लगता है, तो वो क्या कहलाता है, गृह युद्ध कहलाता है। और गृह युद्ध किन किन के बीच होता है, सरकार विशेष सरकार के विरोधियों के बीच, है ना। जो सरकार सत्ता में है विशेष किसके बीच में बताएंगे, जो सरकार के विरोध में है ना। चलिए इतना समझ में आया। तो यहाँ पर श्रीलंका में तो भाई स्थिति खराब हो गई, है ना। मतलब श्रीलंका ने इस जो उनकी जो परिस्थिति थी, जाति जटिलता थी, उसको सफलतापूर्वक हैंडल नहीं कर पाए, नियंत्रित नहीं कर पाए ढंग से, पूरा बर्बाद कर लिया उन्होंने, अपने पूरे देश को बर्बाद कर लिया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई, यानी बर्बादी कर लिया, असफल रहे, है ना। तो देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद और कहां तक क्या क्या होते हैं, इसके अंदर परिणाम और समझते हैं। देखिए परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, यानी गृह युद्ध हुआ तो दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, यानी हजारों लोग मर गए। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, शरणार्थी यानी दूसरे देश में चले गए। इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है ना। कहां पर, हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। पर वहां के गृह युद्धों से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफी परेशानियां पैदा हुई हैं, जिसके कारण अब ये हुई है, तो फिर उसका जो आंकड़ा था, जो रिकॉर्ड अच्छा था, वो थोड़ा गिरावट में भी आएगा। अभी गृह युद्ध खत्म कब हुआ, गृह युद्ध कब खत्म हुआ, 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। यानी ओवरऑल अपन देखें श्रीलंका में जो स्थिति थी जातीय जटिलता की, वो एकदम से क्या हुई, असफल पाई गई। श्रीलंका वासियों ने इसका बिल्कुल भी क्या नहीं करा, ढंग से उपयोग नहीं करा, कुछ ढंग से संविधान नहीं बनाए, यानी जो लोग अपना फायदा देखा श्रीलंका में। ओवरऑल अपन देखें तो अपना फायदा देखा श्रीलंका वासियों ने। जो बहुसंख्यक लोग थे, यानी जिनकी संख्या ज्यादा थी, 74% लोग थे, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, सिंहली कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, है ना। तो सिंहली वालों की सत्ता बन गई, यानी सरकार बन गई, और सरकार बन गई तो उन्होंने अपने ही फायदे के कानून लाना स्टार्ट कर दिए, अपने लोगों को प्रोत्साहन करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, दूसरा जो पक्ष था वो नाराज हो गया, और दूसरा पक्ष नाराज हो गया तो गृह युद्ध की बात छिड़ गई, और बात छिड़ गई तो गृह युद्ध हो गया, और गृह युद्ध हो गया तो तमाम जो परिवार थे वो अपने परिवार से, अपने लोगों से बिछड़ गए, आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, और एक प्रकार से श्रीलंका में तबाही सी मच गई। यानी श्रीलंका ने तो एक बेवकूफी का काम करा एक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं अपन बेल्जियम की, कि बेल्जियम भी ऐसा ही करता है या फिर कुछ अलग हटके करता है। अगर कुछ अलग हटके करेगा तो अपन को कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका में अपन को सीखने को मिला कि बहुसंख्यवाद क्या होता है ना। बहुसंख्यवाद का एक बेहद अच्छा उदाहरण क्या है, एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, श्रीलंका है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बहुसंख्यवाद किस देश में पाया जाता है, सर्वप्रथम किस देश में पाया गया था, तो आप बोलेंगे श्रीलंका में पाया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बेल्जियम की बात करते हैं। तो बेल्जियम के विषय में लिख रखा है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब क्योंकि एक देश दूसरे देश पर बहुत नजर रखता है ना। अब वो अपना भारत है, तो भारत में अमेरिका भी क्या करता है, नजर रखता है कि भारत क्या कर रहा है और भारत क्या है, तो इस प्रकार की स्थिति बनाए रखता है, कंट्रोल रखता है। तो इसी प्रकार से बेल्जियम ने देखा कि श्रीलंका में तो भाई स्थिति खराब हो गई। बेल्जियम वालों ने सोचा ये श्रीलंका में क्या करा, बहुसंख्यवाद तो क्या हुआ, सफल ही नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा, है ना। लिख रखा है, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। यानी अगर माता अपने बड़े पुत्र को डांट रही है तो उसको देखकर उसका जो छोटा पुत्र है वो सजग हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। तो बेल्जियम वासियों ने क्या करा, उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी
श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में क्या थी, जातीय जटिलता, यानी हर एक क्षेत्र में अलग अलग जाता भाषा बोली जा रही थी, ये एक क्या थी, समस्या थी। और सांस्कृतिक विविधता, यानी अलग अलग क्षेत्रों में मतलब थोड़ी सी दूर गए तो संस्कृति बदल गई। तो इस प्रकार की जो विविधता थी, विविधता मतलब क्या होती है, भिन्न भिन्नता है ना, पाई जाती थी। तो इस बात को श्रीलंका ने एक्सेप्ट नहीं किया। श्रीलंका ने क्या करा, एक कम्युनिटी, एक राज और एक सत्ता, इसको प्रोत्साहन करा। लेकिन बेल्जियम ने इस चीज को प्रोत्साहन नहीं करा। बेल्जियम ने क्या करा, इस चीज को एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई, अब हमारे देश में विविधता, जातीय विविधता पाई जाती है तो कोई बात नहीं, यही ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, तोड़ निकालेंगे, है ना, कि किस प्रकार से इस परिस्थिति पर रहकर ही हम किस प्रकार से इसको कंट्रोल या नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या करा उन्होंने, लिखा है 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। चलिए भैया, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो क्या, 1970 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए करे, यानी संविधान में परिवर्तन सिर्फ इस बात के लिए करें कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे कम्युनिटी के सारे लोग हैं, उन्होंने क्या करा, बेल्जियम को डच भाषी, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी के रूप में नहीं करा, हम के रूप में जाना कि हमारा जो बेल्जियम है, हमारे बेल्जियम के जो लोग हैं, उनको क्या नहीं होना चाहिए भाई, बेगानेपन की जो फीलिंग थी वो नहीं आनी चाहिए। बेगानापन यानी अकेलापन, रूखापन, सरकार से अकेलापन, रूखेपन की भावना नहीं आनी चाहिए, फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या करा, 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने सिर्फ 4 संशोधन संविधान में इसलिए करे कि हमारे देश में जो रहने वाले आदमी हैं या लोग हैं, उनको बेगानेपन का एहसास ना हो और सब मिलजुल कर रह सके। डची लोग फ्रेंच भाषियों से मिलजुल कर रहे और फ्रेंच भाषी लोग जर्मन भाषी से मिलजुल कर रहे और डच, जर्मन और फ्रेंच तीनों आपस में मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहे। बेल्जियम की यह नीति थी। ठीक है भैया, आगे लिख रखा है उन्होंने, किन्होंने, बेल्जियम वालों ने इसके लिए जो व्यवस्था की। अब उन्होंने ये सिर्फ सोचा, ध्यान से समझना, ये उनकी सिर्फ सोच थी बेल्जियम वासियों की कि सब मिलजुल कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था तैयार करी, क्योंकि सब मिलजुल कर रहे, एक देश की बात हो रही है यहाँ पर, कुछ चंद लोगों की बात नहीं हो रही है, एक पूरा देश बेल्जियम की, जिसकी आबादी कुल 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ आबादी वाला देश है, उसको चलाना है। और उस 1 करोड़ वालों में कितनी सारी जातीय जटिलता पाई जा रही है। कुछ डच भाषी हैं, 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच बोलने वाले और 1% जर्मन लोग हैं। तो इस परिस्थिति में सबको मिलजुल कर भी रहना है, सबको समान अधिकार भी देना है और सब एक दूसरे को नकारे ना, सबके अधिकारों के संरक्षण हो पाए। तो इस प्रकार की मंशा को यदि पूर्ण रूप में, यानी वास्तविक रूप में यदि आपको लाना है तो कुछ व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। क्या होता है, एक विद्यार्थी जब, अब जैसे आप कक्षा 10 में आए हैं, आपने स्टार्ट कर दिया कि मुझे अपने कक्षा 10 में 98% लाने हैं, 95% स्कोर करना है, 85 प्लस तो मुझे लाने ही है, 85% तो मुझे लाने ही लाने हैं। तो आपने सिर्फ ये अभी फील करा है, अभी आपने सिर्फ ये कल्पना की है, आपने सिर्फ ये सोचा है। अगर आपको इसको वास्तविकता में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल को अच्छी तरीके से लागू करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बेल्जियम ने भी कुछ इसी प्रकार से करा। बेल्जियम ने क्या करा, पहले कल्पना करी कि अरे यार, हमारे को ज्यादा सत्ता में ज्यादा बढ़ना नहीं है, डच वाले जो लोग ज्यादा हैं, ऐसा ना हो कि डच वाले लोग अधिकार करें, नहीं, हमारे को ये नहीं चाहिए, हम इससे दूर हैं। हमने परिणाम देख लिया श्रीलंका में, श्रीलंका वालों ने ऐसा ही करा तो उनकी जो पूरा देश था बर्बाद होकर रह गया। हमारे को ऐसी गलती नहीं करनी है, हम क्या करेंगे, सबको मिलजुल कर रहेंगे और बिल्कुल ढंग से रहेंगे। लेकिन भाई साहब, इसके लिए व्यवस्था चाहिए, ये सोचने के लिए व्यवस्था चाहिए और उस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। तो क्या करा बेल्जियम वालों ने, वो देखते हैं। देखिए, उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है।
तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। देखिए, समझो बात को। बेल्जियम जो था, उन्होंने पहले कल्पना करी और उन्होंने अपनी कल्पना को साकार भी करा। और ऐसी कल्पना पहले तो इस कल्पना को कोई कर ही नहीं पाया, कोई अन्य देश कर ही नहीं पाया, ठीक है। और फिर देश ऐसा नहीं कर पाया, कोई भी देश ऐसी कल्पना ही नहीं कर पाया, तो लागू क्या करेगा। लेकिन हमारा जो बेल्जियम था, उसने क्या करी, कल्पना करी। और हम भी जानते हैं, जो कल्पना करता है वो कभी ना कभी सत्य में बदल जाती है, यदि कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि उस कार्य को किया जाए, ठीक है। लिख रखा है बेल्जियम के मॉडल की, यानी बेल्जियम का मॉडल यानी बेल्जियम में जो व्यवस्था थी कि कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यानी अगर मतलब बेल्जियम ने क्या क्या व्यवस्था तैयार करी, अब उसके विषय में पढ़ते हैं। यानी उन्होंने क्या क्या करा इस कल्पना को साकार करने के लिए। जिस प्रकार से अपन अपने 98% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल, सिलेबस, चैप्टर सॉल्व करना, टेस्ट पेपर देना, प्री बोर्ड देना, बोर्ड देना, है ना, इस प्रकार की जो व्यवस्था करते हैं 98% के लक्ष्य को पाने के लिए, जिसकी अपन ने सिर्फ मात्र कल्पना करी है, उसी प्रकार से जो अपन काम करते हैं, जैसे टाइम टेबल बनाना और उस पर ध्यान देना, इसी प्रकार से बेल्जियम ने भी कुछ काम करे, है ना। तो वो क्या काम थे वो देखते हैं। कुल प्रकार से 4 प्रकार के काम थे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला जो काम था, नंबर 1 बेल्जियम ने करा, वो क्या था कि संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो कि पूरे बेल्जियम देश को चलाएगी, में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। बहुत बढ़िया। पहला ही तीर जो मारा इन्होंने, बिल्कुल सटीक मारा। पहला ही जो तीर था, पहला ही जो रूल था संविधान का, उन्होंने क्या करा, पहला ही व्यवस्था में क्या कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या होगी, डच भाषी और जो फ्रेंच भाषी जो लोग हैं, उनकी जो मंत्री बैठेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कैसे बैठेंगे भाई, बराबर बराबर बैठेंगे, है ना, कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाएगी। अब अपन यहाँ पर आप बोलेंगे जर्मनी को क्यों नहीं लिया जा रहा भैया, तो जर्मनी को इसलिए नहीं लिया जा रहा भैया कि 1% ही आबादी है उसकी, तो वहां से 1-2 जने ले लिए जाएंगे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेन मुद्दा किसका है, डच भाषियों का, जिसकी कुल आबादी का 59% भाग है, और दूसरा है फ्रेंच भाषी का, जिसकी कुल आबादी का कितना परसेंट भाग है भाई, 40% भाग है, ठीक है साहब। चलिए, इतना हो गया। फिर कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह, यानी दोनों लैंग्वेज की जो कम्युनिटी है के सांसदों का बहुमत, सांसद यानी जो संसद में बैठते हैं, यानी संसद यानी क्या होती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है भाई, एक भवन होता है, एक घर होता है, जहां पर डच भाषी और फ्रेंच भाषी ये दोनों के दोनों बैठते हैं और क्या करते हैं, जो राजनीतिक मामला और देश की जो चर्चा होती है वो करते हैं कि देश में ये नीति लागू होनी चाहिए, ये नीति नहीं लागू होनी चाहिए, सब ये वाला काम करेंगे तो देश की प्रगति होगी, सब ये वाला काम नहीं करेंगे तो देश की प्रगति नहीं होगी, अगर ये वाला काम करेंगे तो देश की प्रगति गिर जाएगी, और ये वाला काम करें तो देश की प्रगति उन्नत हो जाएगी। इस प्रकार की जो परिचर्चा चर्चा होती है वो कहाँ होती है, एक भवन में होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है भैया। और संसद में जो लोग बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, अपन सांसद कहते हैं, जिन्हें अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बात क्लियर। चलिए, जब दोनों, अगर कोई नया संविधान बनाना है, अगर यदि बेल्जियम देशवासियों को, बेल्जियम सरकार को यदि कोई नया संविधान बनाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत यानी होता है वोट, उसके पक्ष में हो, तभी जाकर वो जो कानून है वो लागू हो, ठीक है। वो जो एक्ट है, वो जो बात है, वो कानून का रूप ले पाएगी जब दोनों पक्ष के जो वोट है उसके पक्ष में होंगे। किसके पक्ष में होंगे, उस जो नीति लानी है उसके संदर्भ में। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, एक तरफा फैसला हो रहा था, सियानी कम्युनिटी एक तरफा फैसला कर रही थी सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक तरफा फैसला नहीं होगा,
क्योंकि आधे आधे लोग बढ़ गए, आधे फ्रेंच भाषी हैं और आधे डच भाषी हैं, तो बहुमत कैसा होगा? सही बात पर ही होगा, है ना। अगर मान लो पूरे डच भाषियों ने एक को ला दिया, मान लो डच भाषी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये वाली फलाना नीति जो है वो लागू होनी चाहिए देश में। अब भैया पार्लियामेंट बैठी है ना, और पार्लियामेंट में सदस्य जो है, सांसद जो है वो बराबर बांटे गए, मतलब डच भाषी भी सांसद जो है वो बराबर हैं, और जो संख्या है वो फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या के बराबर है। अब वो जो ये जो प्रस्ताव है वो डच भाषी लोगों के द्वारा प्रस्ताव किया गया कि भैया ये जो नीति है, ये जो बात है वो कानून बननी चाहिए, ठीक है। अब वो मत पड़े, वोट पड़े, और वोट में मान लो पूरे के पूरे डच वालों ने क्या करा, पहले से ही दिमाग लगाया कि भाई अपन को तो है ना सारे के सारे वोट अपन को देना है। एक भी जने ने अगर है ना क्या करा, उल्टा सीधा काम करा ना, अगर दूसरे वाले को वोट दिया, नहीं में वोट दिया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो देख लेना फिर, या फिर जो नहीं मान रहा था उसको पैसे देकर दे दिया, है ना। तो इस प्रकार की कुछ बातें हुई, है ना। और वोट हुए, वोट में जो डच वाले जो लोग थे उन्होंने सारा के सारे वोट हाँ में दिए कि ये जो बिल है वो पास होना चाहिए। तो अब सोचो, क्या इस स्थिति में क्या ये बिल पास होगा? अब लड़का बोलता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि आधी संख्या है भैया, आधी संख्या है डच वालों की और आधी संख्या तो फ्रेंच वालों की है। अगर फ्रेंच वालों को एक को भी गलत लगा तो भी बिल पास नहीं होगा। तो ये दबाव बन जाता है, बराबर की स्थिति में ये दबाव बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या थी, दूसरी व्यवस्था क्या करी, उससे पहले ये समझ लो। देखो इस फ्लो चार्ट के द्वारा ये मैंने आपके लिए तैयार करा है, इसको समझो। बेल्जियम की संविधान, बेल्जियम का जो संविधान था उसमें केंद्र सरकार के लिए क्या व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार में जो सांसद बैठेंगे, वो जो मंत्री बैठेंगे, मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3। डच भाषी की भी समान होगी और फ्रेंच भाषी, दोनों की कैसी होगी, समान होगी। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो इससे। अगला है भाई दूसरी बात कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है। सुपुर्द यानी सौंप दी गई है ना। सुपुर्द कर दी गई यानी सौंप दी गई है। सुपुर्द यानी क्या होता है, कमिटेड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमिटेड, है ना। कमिटेड कर दी गई है, सौंप दी गई है, यानी मतलब क्या है, राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यानी राज्य सरकार अपनी बात अलग, मतलब अपनी शक्तियों का अलग प्रयोग करेगी और केंद्र सरकार अलग प्रयोग करेगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। राज्य सरकार का मतलब क्या होता है, बेल्जियम एक देश है ना। अब बेल्जियम देश में बहुत सारे स्टेट भी होंगे और बहुत सारे स्टेट हैं, तो उनकी बहुत सारी क्या होगी, राज्य सरकारें भी होगी। और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से कुछ अनेक शक्तियां भी दी गई है ना। अनेक शक्तियां दी गई हैं जिससे का प्रयोग वो कर सकती है, ठीक है, बिना केंद्र सरकार के बोले। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द यानी सौंप दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होगी। जैसे भारत में है ना भाई, जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन सबकी, महाराष्ट्र, इन सबकी क्या है भाई, अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग राज्य सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ एक ही है, जो है अभी वर्तमान में मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार। ठीक है, इस प्रकार से 2 बातें कंप्लीट। तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात कहती है ब्रुसेल्स में। अब भाई ब्रुसेल्स क्या थी, राजधानी थी, है ना। राजधानी किसकी राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। क्योंकि भैया मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि किसी देश की जो राजधानी होती है वो उस देश का हार्ट होता है, यानी कंट्रोल रूम होता है ना, कि भाई वहां से पूरे देश पर कंट्रोल किया जा सकता है। अब भाई देश में जहां से कंट्रोल किया जा सकता है तो वहां पर क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों जो हैं कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो दोनों के दोनों आने चाहिए। तो वही बेल्जियम ने करा कि ब्रुसेल्स में एक में अलग सरकार है,
और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनका समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि हाँ भाई होने चाहिए, किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, है ना। केंद्र सरकार में अब क्योंकि दोनों ही बेल्जियम जो देश है उसमें लोकतांत्रिक प्रशासन है। अब ज्यादातर संख्या किसकी है, 74% कौन है, डच भाषी लोग हैं। तो केंद्र सरकार भी किन्हीं लोगों की बनेगी, डच भाषी लोगों की बनेगी। लेकिन जब फ्रेंच वाले लोगों ने कहा डच भाषी लोगों से कि हमारे को भी केंद्र सरकार में हमारे भी मंत्री होने चाहिए, तो केंद्र वालों ने मना नहीं करा। उन्होंने बोला चलो हाँ कोई बात नहीं, आप केंद्र सरकार में आपके भी जो मंत्री लोग हैं वो समान रूप से बैठेंगे, जो कि इस डायग्राम में आपको मैंने बताया था, है ना। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, इस डायग्राम में क्या था कि केंद्र सरकार में क्या हुआ था कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग समान थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर ये केंद्र सरकार की बात हुई। अब राज्य सरकार में फ्रेंच भाषी लोगों का दबदबा था। तो फ्रेंच भाषी लोगों का दबदबा था, यानी पूर्ण आधिपत्य किसका था, फ्रेंच भाषी लोगों का। तो डच भाषी लोगों ने बोला फ्रेंच भाषी लोगों से कि भाई हमारे को भी राज्य जो सरकार है, जो राज्य सरकार है उसमें हमारे को भी कुछ, तो जिस प्रकार से हमने आपको दिया था केंद्र सरकार में मंत्रियों को, तो ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधि के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधि स्वीकार किया था। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये तीसरी बात थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात चौथी बात आएगी। चौथी बात क्या है वो देखिए, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा, केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यहाँ एक तीसरी स्तर की सरकार भी काम करती है। बताओ, मतलब व्यवस्था को इतनी अच्छी तरीके से सफलता पूर्वक करने के लिए और मेलजोल को रखने के बढ़ावा देने के लिए, मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए क्या करा गया, केंद्र सरकार तो रखी गई, उसके अलावा राज्य सरकार भी रखी गई, फिर उसके अलावा एक और सरकार बनाई गई जिस सरकार का नाम क्या था, सामुदायिक सरकार, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो टॉपिक है ना सामुदायिक सरकार, इसका एक प्रश्न आ ही जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से समझना कि सामुदायिक सरकार होती क्या है। सामुदायिक मतलब होता है कम्युनिटी और सरकार मतलब होता है गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक और सरकार बनी किसमें, बेल्जियम में। तो ये सारी बातें वास्तविक है, कोई यहाँ पर कल्पना नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा सही में अभी वर्तमान में भी ऐसा चलता है, ठीक है, पहले आपको बता दूं। अब देखिए सामुदायिक सरकार क्या है कि इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोग यानी सामुदायिक है, इसका मतलब क्या है, समुदाय के लोग करेंगे। समुदाय मतलब डच भाषी जो लोग हैं वो डच भाषा में से ही किसी एक व्यक्ति को अपने ऊपर खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि भाई आप हमारे समुदाय का प्रतिनिधित्व करें और किसी का प्रतिनिधित्व ना करें, ठीक है। बेल्जियम में जितने भी डच भाषी लोग हैं वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन से स्थान पर है। ध्यान देना, डच भाषी लोग अपन ने देखा था फ्लेमिश में भी रहते थे और वेलोनिया में भी रहते थे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस स्थान पर है। ये जो सामुदायिक सरकार है वो हर एक स्थान का, जहां पर भी बेल्जियम में हर एक स्थान में जहां डच रहते हैं, डच कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, वो डच कम्युनिटी वाले लोग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे और उस कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो वोट देंगे, जो चुनेंगे जिस प्रतिनिधित्व को, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो बेल्जियम के सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा, बेल्जियम की सरकार के कामों को करेगा, बेल्जियम की जो कम्युनिटी है, जो अपना डच जो कम्युनिटी है उसके लोगों की बात सुनेगा। यदि डच कम्युनिटी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वो अपने प्रतिनिधि को बोलेंगे जिनको उन्होंने चुना है ना। अब वो चुना हुआ जो लोग हैं वो किसको बोलेगा, ये बात राज्य सरकार तक पहुंचाएगा और वो राज्य सरकार किसके तक पहुंचाएगी, केंद्र सरकार तक। इस प्रकार समस्या का समाधान होगा, ठीक है, इस प्रकार समस्या का समाधान होगा, है ना।
तो इस प्रकार समस्या का समाधान होगा। तो क्या होगा कि एक कम्युनिटी अलग होगी डच भाषा की, जिसमें डच कम्युनिटी वाले लोग एक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, फ्रेंच भाषी लोग अपने कम्युनिटी को चुनेंगे और जर्मन वाले अपने कम्युनिटी वाले को चुनेंगे। तो लिख रखा है डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति मतलब इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर यानी समस्याओं पर फैसले लेने का अधिकार है। किस पर? संस्कृति, शिक्षा और भाषा। ठीक है, अब इसको समझना। जो सामुदायिक सरकार है, इसको समझना ढंग से, इसको इस प्रकार समझना। देखा, बेल्जियम की समझदारी है, बेल्जियम की समझदारी में सामुदायिक सरकार है, इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, सामुदायिक और सरकार। तो सामुदायिक जो शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वो क्या है? समुदाय है। क्या भाई? समुदाय है। और इसका दूसरा शब्द आ रहा है सरकार, है ना। तो समुदाय का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ। समुदाय मतलब व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है, समुदाय कहलाता है। ठीक है, समुदाय कहलाता है। और सरकार क्या कहलाती है? व्यक्तियों का ऐसा समूह जो राजनीतिक फैसले लेती है और उन पर नियंत्रण करती है, सरकार कहलाती है। अब समुदाय प्लस सरकार, इन दोनों को यदि मिला दे जाए तो क्या बन जाएगी? सामुदायिक सरकार बन जाएगी। तो सामुदायिक सरकार की जो परिभाषा हो जाएगी, अगर पूछ लिया गया एग्जाम में कि सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वह सरकार जिसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों को जब भी मैं बोलता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों को अपने समुदाय से, यानी डच कम्युनिटी वालों को डच, फ्रेंच कम्युनिटी वालों को फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी वालों को जर्मन से संबंधित मामलों को नियंत्रित करने की शक्ति दी जाती है, उसे ही अपन सामुदायिक सरकार कहलाती है। इस बात को थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक तैयार करा है डायग्राम, इसकी तरफ से देखेंगे। बेल्जियम जो है ना, बेल्जियम में क्या है? सामुदायिक सरकार चलती है। सामुदायिक सरकार चलती है, सामुदायिक सरकार में क्या होता है? 3 समुदाय पाए जाते हैं। बेल्जियम में मेनली 3 समुदाय यानी 3 कम्युनिटी पाई जाती है। पहले कम्युनिटी डच भाषी कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी फ्रेंच भाषी कम्युनिटी, तीसरी कम्युनिटी जर्मन भाषी कम्युनिटी। अब वो सामुदायिक सरकार का क्या है, विशेषता क्या है कि इसमें सिर्फ एक भाषा बोलने वाले ही जो लोग हैं, एक संस्कृति के जो लोग हैं, वो ही क्या करेंगे? उनकी कम्युनिटी होगी। यानी डच भाषी जो समुदाय है, डच भाषी के जो लोग हैं, वो अपने में से किसी एक इंसान को चुनेंगे, है ना। वो किसी एक इंसान को चुनेंगे और वो इंसान इन लोगों का क्या करेगा? ये जो लोग हैं इनका प्रतिनिधि करेगा। अगर इनको कोई भी समस्या होगी, वो किसको बताएंगे? इसको बताएंगे। और ये किसको बताएगा? राज्य सरकार को बताएगा और वो केंद्र सरकार को बताएगा, है ना। तो इस प्रकार से इनका क्या चलता है, ऐसे ही फ्रेंच भाषी में भी होगा, इसी प्रकार से जर्मन भाषी में भी होगा। तो ये अपन ने 4 बातें समझ ली मोटे मोटे तौर पर सामुदायिक सरकार के विषय में। बेल्जियम ने क्या करा इसके विषय में, तो अब देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, वैसे तो जटिल लगना नहीं चाहिए। मैंने आपको बहुत तोड़ के अच्छे तरीके से समझाया है। बेल्जियम का जो पूरी व्यवस्था थी वो मैंने आपको पूरी समझा दी, किस प्रकार की व्यवस्था थी। लेकिन जो किताब वाला है वो बोल रहा है कि आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो नियम थे वो बनाए गए थे, लग सकता है। निश्चित रूप से ये जटिल है, निश्चित रूप से ये है भी जटिल। यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये ना सोचे कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को वापस से देख लें। खुद बुक वाला कह रहा है कि निश्चित रूप से ही जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, अपन तो भारत में रह रहे हैं और भारत में रहकर अपन बेल्जियम वालों की पढ़ाई कर रहे हैं, और अपन को यदि कठिन लगता है तो ये कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं। ये जो व्यवस्था है, बेल्जियम का जो मॉडल है, बेल्जियम की जो व्यवस्था है, वो खुद बेल्जियम वालों को ही समझ में नहीं आती, कठिन है उनके लिए भी। तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको पढ़ लेना, क्योंकि ये यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। मतलब
श्रीलंका के तुलना में ये सफल रही है, वो असफल थी श्रीलंका वाली, ठीक है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता। बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता जब अनेक यूरोपीय देशों ने, देखना यहाँ दूसरी बात आ गई, जब अनेक यूरोपीय देशों ने, है ना, यूरोप एक जगह है, कॉन्टिनेंट है ना, जो यूरोप है उसके विभिन्न देश है, तो विभिन्न देशों ने जब साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया कि भाई अब यूरोपीय संघ बनाना चाहिए, सब देशों को मिलना चाहिए, सारे देशों की जो सरकार है उनको मिलना चाहिए, तो ऐसा फैसला किया। और जब उन्होंने बनाया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। तो जहां पर वो सारे देश जो यूरोपीय संघ के जो देश हैं, जो यूरोपीय संघ में सम्मिलित जो देश हैं, वो जब मीटिंग करने के लिए किसी स्थान पर जाएंगे तो वो मुख्यालय बनेगा कहीं ना कहीं, कहीं तो जाएंगे, तो वो वहां को किसको चुना गया? ब्रुसेल्स को चुना गया। ब्रुसेल्स क्या थी? बेल्जियम की राजधानी थी। बेल्जियम की क्या थी? राजधानी थी ब्रुसेल्स। तो वहां पर उसका मुख्यालय रखा गया यूरोपीय संघ का। तो आप यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बोलते हैं बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, और वो जो हाउस है वो ये है, ठीक है, ये है मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित यूरोपीय संसद। ये है यूरोपीय संसद, जहाँ पर विभिन्न देशों के, बेल्जियम की सरकार और अन्य जितने भी हैं, वो यूरोपीय सरकार यहाँ पर बैठती हैं, चर्चा करती हैं अपने अपने देश के लिए, ठीक है। तो बेल्जियम की समझदारी ये थी। तो अपन ने देखा, अंततः हमने क्या देखा कि बेल्जियम सफल रहा अपनी उस परिस्थिति को रखने के लिए, है ना। जो समस्या थी वो क्या थी कि जो ज्यादा वाले लोग थे 74% बेल्जियम में, तो 59% डचभाषी लोग, और इस प्रकार की जो अपन ने देखा था श्रीलंका में 70% सिंहलिया लोग। तो श्रीलंका एक तरीके से असफल रही इस परिस्थिति को संभालने के लिए, और जो बेल्जियम था वो इस परिस्थिति को संभालने के लिए सफल रहा। तो इस स्थिति में बेल्जियम का एक उदाहरण अपन को प्रस्तुत होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वाली वीडियो में अपन जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए ये अपना बता देता हूं मैं आपको। ये अब अपन ने परिचय कंप्लीट कर लिया, बेल्जियम कंप्लीट कर लिया, श्रीलंका कर लिया, बेल्जियम की समझदारी कर ली। अब दो टॉपिक और बचे हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप। ये दो बचे हुए हैं, इनको अपन अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।